नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हो, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों को किस चीज के बारे में जानना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर का नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत हम लोगों को केमिस्ट्री के लगभग हर एक चैप्टर में होने जा रहा है। और इवन अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से नहीं जानोगे, अच्छे से नहीं समझोगे और अच्छे से खुद से नहीं लिखने सीखोगे, तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे केमिस्ट्री में इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को बनाने में आप लोगों को तकलीफ होनी जा रही है। तो करना क्या है बच्चों, आज के लेक्चर को आप लोग को बहुत ही बारीकी से समझना है और अच्छे से ध्यान से देखकर पूरा का पूरा लेक्चर आप लोग देखोगे। और मैं बिलीव दिलाता हूं आप लोगों को, फेथ दिलाता हूं आप लोगों को कि इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद आप लोग पीरियोडिक टेबल में मौजूद जितने भी एलिमेंट हैं, उन सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को खुद से लिखने में सक्षम रहोगे। ठीक है ना बच्चों? तो चलो बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं किस चीज की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एनी एटम। ओके, यानी कि कोई भी एटम के जो अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं, उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को ही दरअसल हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन भी यही हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, यानी कि उस पर्टिकुलर एटम का। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब हुआ क्या कि कोई भी एटम, उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, 10 20 50 100 इलेक्ट्रॉन है, और वाजिब है उस एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल भी हैं। तो कोई भी एटम में जो बहुत सारा ये इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिटल में जो हम लोग बांटेंगे, इस बांटने की प्रक्रिया को ही हम लोग सिंपली क्या नाम दे देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट ऑर्बिटल में बांटने के लिए हम लोगों को कुल मिलाकर 3 रूल्स को फॉलो करना होता है। वो कौन कौन सा रूल होता है? अबाउज रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोगों को उन्हीं 3 रूल्स के बारे में जानना है, जो कि आप लोगों को यहां पर स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो ये क्या लिखा मैंने, रूल्स फॉर फिलिंग ऑर्बिटल्स इन एनी एटम, की कोई भी एटम में जो बहुत सारे ऑर्बिटल हैं, उन सारे ऑर्बिटल को भरने के लिए, उन सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोगों को किन सारे रूल्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहला जो है, दैट वन इज अबाउज रूल। नाम भी आप लोग याद करते चले जाओ कि बाद में आप लोगों को समय यहां पर व्यर्थ नहीं करना पड़े। दूसरा जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और तीसरा जो होता है, दैट वन इज हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मेरे ख्याल से आप लोगों को याद भी हो गया होगा, अबाउज रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो तीनों रूल का पहले नाम याद कर लो, क्योंकि कई सारे बच्चों को नाम ही याद नहीं होता। तो नाम याद नहीं होगा कि आगे की चीजों को आप लोग समझोगे कैसे। तो यहां पर ध्यान से देखना, सबसे पहला जो रूल है बच्चों, वो कौन सा रूल है, अबाउज रूल, उसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हो सकता है कि अभी जब आप लोग इन सारे रूल्स का नाम देख रहे हो, तो नाम देखने के बाद लग रहा होगा क्या रूल होगा, क्या रूल होगा, और इस रूल से हम लोगों को क्या सीखने को मिलेगा, इस रूल में क्या क्या परेशानी होने वाली है। कुछ भी नहीं है बच्चों। 10 मिनट के बाद जब मैं इन तीनों रूल्स को पढ़ा चुका रहूंगा, तो आप लोगों को तीनों का तीनों रूल एकदम क्लियर, और ये भी पता चलेगा बहुत मामूली सा चीज था, बस जानने की जरूरत थी। ठीक है ना। तो चलो बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं किस चीज की, तो अबाउज रूल की। ये पहला वाला रूल जो है, दैट वन इज अबाउज रूल। ओके, तो अबाउज रूल में हम लोगों को क्या सीखना होता है? तो अबाउज रूल का कहना होता है बच्चों कि कोई भी एटम में जो बहुत सारा ऑर्बिटल है, कोई भी एटम में 1 2 3 4 5 6 बहुत सारा ऑर्बिटल है, तो उन ऑर्बिटल को एनर्जी के बढ़ते क्रम में हम लोग सजा सकते हैं, जिसको कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में एनर्जी लेवल डायग्राम के रूप में पढ़ा था। एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता था कि कोई भी ऑर्बिटल में, कोई भी एटम में जो बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं, उन सारे ऑर्बिटल को अगर एनर्जी के बढ़ते क्रम में सजा दो, तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम। जो कि मैंने 2 तरीकों से आप लोगों को बताया था। एक पहला एनर्जी लेवल डायग्राम जो था, वो था किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज कहने का मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन दूसरा जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल डायग्राम था, वो पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए था, और वही महत्वपूर्ण था, और उसी के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो उस एनर्जी लेवल डायग्राम में हम लोगों ने ये भी जाना था कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उन सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हम लोगों को कुल मिलाकर ये जो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, इतने ही ऑर्बिटल की जरूरत होती है। 1 में कौन सा ऑर्बिटल की जरूरत होती है बच्चों, 1s। 2 में कौन सा, तो 2s, और साथ ही साथ 2p भी याद है ना। 3 में बच्चों कौन सा, तो 3s,
और साथ ही साथ 3p और साथ ही साथ 3d भी, याद है ना। 4 में कौन सा, 4s, 4p, 4d और कौन सा बच्चों, 4f ऑर्बिटल की जरूरत होती है। 5 में कौन से ऑर्बिटल की जरूरत होती है, 5s, 5p, 5d और कौन सी, 5f। लेकिन 6 में बच्चों कौन से ऑर्बिटल की जरूरत होती है, 6 में 6s, 6p और साथ ही साथ कौन सा, तो वो 6d। लेकिन 7 में सिर्फ 7s और 7p ऑर्बिटल की जरूरत होती है। और वहां पर उस लेक्चर में, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, तो उस लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ऑर्बिटल इससे ज्यादा और भी हो सकता है, यानी कि 7 में सिर्फ 7p तक नहीं, और भी df ऑर्बिटल होता है, लेकिन जरूरत चूंकि उसका नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग सिर्फ इतने ही ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर इन सारे ऑर्बिटल को एनर्जी के बढ़ते क्रम में सजाने के लिए दरअसल बोरबरीज रूल का हम लोग इस्तेमाल करते थे, जिसको कि n+l रूल भी हम लोग बोल देते थे। लेकिन खैर शॉर्टकट में हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर बस डाउनवर्ड हैचिंग जैसे हम लोग करें, ये हैचिंग हम लोग कर रहे हैं, तो इस हैचिंग के आधार पर भी हम लोग ऑर्बिटल्स को बढ़ते क्रम ऑफ एनर्जी के रूप में सजा सकते हैं ना बच्चों। और वो सबसे आसान होता था, क्योंकि अगर आप लोग कहीं पर भूल जाते हो, क्योंकि बार बार तो n+l रूल नहीं ना यूज करोगे, हर ऑर्बिटल का n+l वैल्यू निकाल रहे हो और उसके आधार पर आप लोग उनको सजा रहे हो एनर्जी के बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट में कहीं कोना में कॉपी में, जैसे एग्जाम में आया शॉर्टकट, यही वाला फिगर जो है यहाँ जो आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला फिगर जो कॉपी में किनारे में लिख लिया, तुरंत से हम लोग ऑर्बिटल को बढ़ते क्रम में सजाएंगे। बताओ तो सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल कौन होगा बच्चों, दैट इज 1s। 1s के बाद किसकी एनर्जी होगी, 2s। 2s के बाद कौन सी ऑर्बिटल है, 2p। आप लोग यहां से भी देख सकते हो 1s, ठीक है ना, उसके बाद 2s, 2s के बाद 2p के बाद कौन सा, 3s। 3s के बाद बच्चों कौन सा, 3s के बाद 3p, तब 4s, 3p और उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल होगा बच्चों, दैट इज 4s। 4s के बाद ध्यान दोगे तो आप लोगों को दिखेगा कि कौन सा ऑर्बिटल है, 3d आप लोगों को नजर आ रहा होगा। 3d के बाद कौन सा है, 4p। ध्यान से देखना, 4p के बाद डाउनवर्ड हैचिंग के अकॉर्डिंग हम लोग जा रहे हैं, 4p के बाद दैट इज 5s। 5s के बाद कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों, दैट इज 4d, ठीक है ना। 4d के बाद कौन सा है, 5p 6s, 5p 6s, ठीक है। 6s के बाद बच्चों को फिर से ऊपर जाओ तो क्या दिखेगा आप लोगों को, 4f, फिर 5d, फिर दिखेगा 6p और फिर क्या दिखेगा बच्चों, दैट इज 7s। 7s के बाद फिर से 5f, 5f दिख रहा है ना, ये 5f, फिर 6d और फिर 7p। ये 5f के बाद 6d और फिर क्या है, 7p। तो ये जो है बच्चों ऑर्बिटल के बढ़ते क्रम में, एनर्जी के बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। ये जितने भी ऑर्बिटल की जरूरत है हम लोगों को, वो सारा का सारा ऑर्बिटल है एनर्जी के बढ़ते क्रम में। बस लेकिन हम लोगों को पढ़ना क्या है, हम लोगों को तो पढ़ना अबाउज रूल है। अबाउज रूल खत्म हो गया, इतना ही था अबाउज रूल, जो कि बताया भी नहीं मैंने। आप लोग बोलोगे बच्चे सर अभी आप बताया कहां आपने, तो बता ही दिया है लगभग। अबाउज रूल क्या होता है, अबाउज रूल कि कोई भी एटम में जो बहुत सारा ऑर्बिटल है, तो उन सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग जो होता है वो एनर्जी के बढ़ते क्रम में होता है। कहने का मतलब कि सबसे पहले कम एनर्जी के ऑर्बिटल को हम लोग भर लेंगे, वो पूरी तरह से भर जाएगा, तब हम लोग दूसरे यानी कि उससे ज्यादा एनर्जी के ऑर्बिटल में जाएंगे, फिर उससे ज्यादा, 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 अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो। जैसे कि मान लो कि यहां पर ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये क्या है बच्चों, ये ऑर्बिटल का एनर्जी के बढ़ते क्रम में ऑर्डर है। तो सबसे पहले अबाउज रूल का कहना ये होता है कि अबाउज रूल के अनुसार सबसे पहले हम लोग 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। 1s पूरी तरह से भर जाएगा, यानी कि सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल पूरी तरह भर जाएगा, तब हम लोग उससे ज्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल में जाएंगे 2s। 2s पूरी तरह से भर जाएगा तो फिर हम लोग किस में जाएंगे, 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में। 3p पूरा भर जाएगा तब 4s में जाएंगे। तो इसी तरह से अगर जरूरत हुआ तो हम लोग 7p ऑर्बिटल तक जाते हैं, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और इसी चीज को अगर मैं और भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूं, तो मान लो कि एक हॉस्टल मैंने खोल रखा है, ठीक है ना, और इस हॉस्टल में मैंने नियम लगा दिया, वार्डन को मैंने बताया कि इस हॉस्टल में बहुत सारा फ्लोर है, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर। तो बताओ तो जैसे ऊंचाई बढ़ते जाएगी तो एनर्जी भी बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने वहां पर वार्डन को यह बताया कि जब हॉस्टल में आप लोग बच्चों को सीट अलॉट करोगे, तो सबसे पहले ग्राउंड एनर्जी लेवल को पूरी तरह से भर दोगे, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पूरा भर जाएगा,
तब जाके ये नीचे के नीचे पूरा भर गया तो फर्स्ट फ्लोर में आप लोग बच्चों को सीट अलॉट करोगे। फिर ये पूरा भर जाएगा तो फिर उसके बाद वाले यानी कि सेकंड फ्लोर पर बच्चों को सीट अलॉट करोगे, तब थर्ड फ्लोर, तब फोर्थ फ्लोर, तब फिफ्थ फ्लोर। इस तरह से हॉस्टल में सीट का अलॉटमेंट होगा। तो ये एनर्जी के बढ़ते क्रम में ही तो अलॉटमेंट है, और बस इसी अलॉटमेंट को हम लोग कौन सा रूल बोल देते हैं बच्चों? इसे ही हम लोग बोल देते हैं अबाउट रूल, जो कि स्क्रीन के टॉप कॉर्नर पर आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों ने सीख लिया होगा कि अबाउट रूल होता क्या है। बस यहाँ पर 1 मिनट में डेफिनेशन लिख देता हूं, समय बचाने के लिए यहाँ पर कट करूंगा वीडियो। तो ये आप लोग देखो कि अबाउट रूल का डेफिनेशन होता क्या है, पहले बोल देता हूं। अबाउट रूल का डेफिनेशन ये होता है कि इन एनी एटम orbitals are filled in increasing order of their energy। बस खत्म हो गया, यही है डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉन्स आर filled in different orbitals of any atom in increasing order of their energies, which is called Abba's rule। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एनी एटम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, यानी कि एनर्जी के बढ़ते क्रम में हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल ऑफ एनी एटम में। खत्म हो गया बच्चों अबाउट रूल। अब हम लोग दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आप लोग भूल भी गए होंगे। कौन कौन से रूल के बारे में अपने को पढ़ना था? तो सबसे पहले पढ़ना था अबाउट रूल के बारे में, जो कि हम लोगों ने जाना। दूसरा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है ना? तो अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं किसकी? तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या होता है बच्चों पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मेन डेफिनेशन तो ये होता है कि किसी भी एटम के अंदर जो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 50 इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का ऑल द वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर कैन नेवर बी सेम। कितने क्वांटम नंबर होते हैं? n मतलब प्रिंसिपल, l मतलब एजीमुथल, m मतलब मैग्नेटिक और s मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहां पर अपने पास मान लेते हैं कोई भी एटम में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है या 50 इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, लेकिन उसमें किसी 2 इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ क्वांटम नंबर का वैल्यू तो होगा ना भैया। तो मान लो ये पहला इलेक्ट्रॉन जो उसका क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ है, एजीमुथल क्वांटम नंबर कुछ है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कुछ है और स्पिन क्वांटम नंबर कुछ है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का भी वैसे ही प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर होगा। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि कोई भी एटम में ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है जिसका कि चारों का चारों क्वांटम नंबर सेम होगा। यानी कि हो ये सकता है कि कोई 3 क्वांटम नंबर मान लो सेम हो गया, n सेम हो गया, L सेम हो गया और S सेम हो गया। एक ना एक क्वांटम नंबर को बदलना जरूरी है, यानी कि डिफरेंट होना जरूरी है। और एक बार फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ये बोलना होता है देयर इज नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम व्हिच हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर। मिनिमम 1 क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट अमंग द एनी ऑफ द 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसमें एक ना एक क्वांटम नंबर का फर्क जरूर होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि चारों क्वांटम नंबर अलग हो, 3 क्वांटम नंबर अलग हो, 2 क्वांटम नंबर अलग हो, कोई एक क्वांटम नंबर अलग हो। एक भी क्वांटम नंबर अलग नहीं हो, कहने का मतलब कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका चारों क्वांटम नंबर और इसका चारों क्वांटम नंबर सेम हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ये किसका कहना है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। लेकिन होता क्या है ना बच्चों, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के एड्रेस की बात करें, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ फिक्स होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर कुछ फिक्स होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कुछ फिक्स होगा, ऐसा होगा। तो अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? तो इस पहले इलेक्ट्रॉन का भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर तीनों सेम है। अब मान लो इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग रख दें तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का भी क्या होगा? प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक सेम होगा, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा, जो कि ऑर्बिटल नहीं, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, दैट शुड बी डिफरेंट। यानी कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होता। अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है तो उसका n, l और m तो सेम होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहां पर चारों सेम नहीं हो तो जरूरी क्या है? इन दोनों क्वांटम नंबर का s जो है उसको हम लोग बदल दें। तो स्पिन क्वांटम नंबर बदलने के लिए क्या करना होगा? एक का +1/2 रख देंगे और एक का स्पिन क्वांटम नंबर -1/2। +1/2 को अगर हम लोग क्लॉकवाइज मानेंगे तो -1/2 को एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एक और भाषा में एक्सप्लेन करा जा सकता है कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है बच्चों? तो एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और दोनों अपोजिट स्पिन में होना चाहिए, यानी कि दोनों सेम स्पिन
में कभी नहीं हो सकता है। समझे बात को? यहाँ पर मैंने क्या बताया कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और दोनों अपोजिट स्पिन में रहेगा। यही पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को दूसरे तरह से तोड़ मरोड़ के हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर मैं कई तरह के ऑर्बिटल का फिगर बना रहा हूं। आप लोगों को बोलना है कि ये जो ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन है क्या ये सही है या फिर गलत है। आप लोग बताओ कि जैसे यहाँ पर एक ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है ऐसा, और वो क्लॉकवाइज है, मान लो ऐसा हो सकता है क्या? तो आप लोग जवाब दोगे हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। अब वहीं पर मान लो एक ऑर्बिटल है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोगों से पूछा जाए क्या ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप लोग जवाब दोगे हाँ, क्योंकि एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है और वो एंटी क्लॉकवाइज, मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये ऐसा हो सकता है, सही ना। यानी कि ये दोनों करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर बच्चों हम लोग बात करें कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और वो 2 इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा हो सकता है? तो ऐसा भी हो सकता है। और बात यही तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का डेफिनेशन ही है कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों अपोजिट स्पिन में होंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये भी करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? तो ये भी करेक्ट है। और एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है कि ऑर्बिटल वो खाली है, खाली ऑर्बिटल हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल वो भी हो सकता है, यानी कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन भी करेक्ट है। यानी कि एक ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली भी हो सकता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है और वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है ना। और एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में कि अपोजिट स्पिन में। यानी कि ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है या फिर इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है? ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना बच्चों। फिर से यहां पर लिख रहा हूं कि एक ऑर्बिटल है उसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को रख रखा है और दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में है, तो बताओ ऐसा संभव है? तो यहां पर जवाब दोगे नहीं भैया ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? तो देखो एक ऑर्बिटल जो होता है ना, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझा रहे हैं। एक ऑर्बिटल जो होता है वहां पर n, l और m सेम होगा, यानी कि ऑर्बिटल के एड्रेस को दरअसल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m रिप्रेजेंट करता है। तो इस ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों इलेक्ट्रॉन का भी n, l, m सेम ही होगा। तो यहां पर अगर दोनों सेम स्पिन में है तो यानी कि दोनों का s भी सेम हो गया है ना, ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, तो एक का s +1/2 दूसरे का भी +1/2। और इसी तरह से अगर ऐसा भी कॉन्फ़िगरेशन रहा कि एक ऑर्बिटल है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रहा तो उसमें भी तो यही परिस्थिति बनने जा रहा है ना। यानी कि क्या होगा कि इन दोनों केस में जहां पर कि इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में है तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। यानी कि ऐसा संभव है? तो जवाब दोगे बिल्कुल संभव नहीं है। अब यहीं पर आप लोगों से अगर पूछा जाए कि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन क्या रख सकते हैं, तो एक ऐसे रख दिए, एक उल्टा रख दिए और एक फिर ऐसा रखना पड़ेगा, है ना। या 3 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो एक ऐसा रखें, एक ऐसा रखें और एक को भी नीचे ही रखें, तो ये भी नहीं हो सकता है बच्चों। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जैसे रखोगे तो स्पिन क्वांटम नंबर तो 2 ही होता था, क्या क्या? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या हो सकता था? या तो +1/2 या तो -1/2, यानी कि इलेक्ट्रॉन का 2 ही ओरिएंटेशन हो सकता है। और एक ऑर्बिटल में n, l, m जैसा कि मैंने बताया ये तीनों तो हमेशा सेम होगा। तो यहां पर जैसे एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो तीनों इलेक्ट्रॉन में कोई 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जिसका कि चारों का चारों क्वांटम नंबर n, l, m तो सेम है ही, और चूंकि सेम स्पिन में कोई ना कोई 2 इलेक्ट्रॉन पड़ ही जाएगा तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा। ये भी वायलेशन ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो जाएगा। यानी कि यहां पर जो मैंने ये तीनों का तीनों यानी कि चारों का चारों कॉन्फ़िगरेशन जो लिख रखा है ये चारों का चारों कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है कि करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है? तो ये सब का सब रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है ना बच्चों। तो क्या हमने सीखा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में? तो बच्चों पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हम लोगों ने जाना कि क्या चीज कि 2 तरह से पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करा जा सकता है। एक तो ये कि कोई भी एटम में ऐसा कोई 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है जिसका कि चारों का चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाए। और दूसरे तरह से अगर हम लोग बोले तो एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है एंड द टू शुड बी इन अपोजिट स्पिन। उसी को यहाँ पर डेफिनेशन के रूप में मैं लिख दे रहा हूं। क्या मैंने बताया पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कि इन एनी ऑर्बिटल, या फिर पहले वाला डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें, इन एनी एटम no 2 electrons have same value of all the 4 quantum numbers। ठीक है बच्चों, यानी कि यहां पर क्या लिखा मैंने कि एक एटम में ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है जिसका कि चारों क्वांटम नंबर सेम हो। इसी को दूसरे भाषा में अगर हम लोग बोलें तो क्या होगा बच्चों कि इन एन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम
मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन रिसाइड, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन रिसाइड एंड द टू शुड बी इन अपोजिट स्पिन, है ना, ये दोनों का दोनों जो है वो कैसे स्पिन में होना चाहिए, एंड द टू शुड बी इन अपोजिट स्पिन, यानी कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और दोनों सेम स्पिन में होना चाहिए, या फिर अपोजिट स्पिन में बच्चों, अपोजिट स्पिन में। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने 2 रूल को तो पढ़ लिया। सबसे पहला अबाउज रूल था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अबाउज रूल के अनुसार क्या होता है कि जितने भी ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पर जो ऑर्बिटल दिख रहा है एनर्जी के बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले कम एनर्जी के ऑर्बिटल को भर लेते हैं पूरा, तब जाके उससे ज्यादा एनर्जी, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा में हम लोग इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं, यानी कि ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, ठीक है ना। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ये कहना होता है कि एक ऑर्बिटल में, एक एटम में ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है जिसका कि चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हो, यानी कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दोनों अपोजिट स्पिन में रहेगा। अब हम लोग आते हैं बच्चों किस बात पर, तो अब हम लोग आते हैं हूर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पर, ठीक है ना बच्चों। तो हूर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी काफी आसान होता है और इसे भी हम लोग अभी कभी सीख लेते हैं। क्या किस चीज की बात कर रहे हैं बच्चों, तो हूर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम क्या मल्टीप्लिसिटी, देख लेते हैं क्यों ऐसा नाम दिया जाता है इसका। तो बच्चों हूर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या बोलता है, इसका कहना होता है कि एक ऑर्बिटल जो है सेम एनर्जी का ऑर्बिटल, जैसे कि p ऑर्बिटल में रहता है ना एक से अधिक ऑर्बिटल, जैसे कि ये p ऑर्बिटल है, यहां पर भी मैं p ऑर्बिटल बना रहा हूं, साथ ही साथ 2 ऑर्बिटल इसलिए बना रहा हूं कि आप लोग रॉन्ग और करेक्ट में डिफरेंस करना सीख लो, ठीक है ना। जैसे कि बात करते हैं ये np3 कॉन्फ़िगरेशन है और ये भी np3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस p ऑर्बिटल में हम लोगों को 3 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे भर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां भरा, एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भरा और अब जाके तीसरा इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर भरा। एक इस तरह से भी भर सकते हैं कि एक 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 हमने भरा। तो यहां पर ये क्या चीज की बात कर रहे हैं, हूर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का ये कहना होता है कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में, ये जो तीनों p ऑर्बिटल है, px py और pz, ये तीनों का तीनों सेम एनर्जी का ऑर्बिटल है, तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक नहीं होता है जब तक कि उस एनर्जी लेवल के हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ गया हो। यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कर दिए बिना इस ऑर्बिटल को पूरी तरह से भरे हुए, इस वजह से ये रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। और पहले हम लोगों ने एक एक इलेक्ट्रॉन भर लिया और नहीं इलेक्ट्रॉन बचा, इसलिए पेयरिंग हम लोगों ने नहीं करा, तो ये जो है करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, ठीक है ना बच्चों। एक बार फिर से करके देखते हैं, जैसे कि ये अपने पास d ऑर्बिटल है, मान लेते हैं d में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, 5 ऑर्बिटल। एक बार शॉर्ट रिवीजन भी कर लेते हैं। ये जो 5 ऑर्बिटल है, इस 5 ऑर्बिटल का नाम क्या है, dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये बार बार इसलिए बोल देता हूं कि अगर आप लोगों को याद है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं याद है तो याद कर लो। तो यहां पर मान लेते हैं अपने पास है nd6 ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये कौन सा ऑर्बिटल है, कोई भी d6 nd6 है, यानी कि 6 क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों कि यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन मैंने भरा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी भर दिया, क्योंकि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दोनों सेम स्पिन की अपोजिट स्पिन, दोनों अपोजिट स्पिन में, ठीक है ना। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 5 इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं मन नहीं हुआ 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिए, या ऐसा भी करते हैं छवों को जोड़ा बना देते हैं। तो एक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये याद दूसरा कॉन्फ़िगरेशन कि पहले हर एक ऑर्बिटल में हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन भर लिए, पहले हर एक ऑर्बिटल में सेम एनर्जी के हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर लिए, और अब अगर इलेक्ट्रॉन बच गया तो पेयरिंग किया। तो यहाँ nd6 है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास बचा हुआ है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करना है। अब पूछा जाता है कि सर पेयरिंग हम लोग कहां करें, यहां करें या कहीं और, तो कहीं भी कर सकते हो पेयरिंग, इसका कोई नियम नहीं है कि पहले ही ऑर्बिटल में आप लोग पेयरिंग करोगे, कहीं भी आप लोग कर सकते हो। तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों ये करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि हूर्न्स रूल का कहना होता है कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हम लोग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ गया हो। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग f ऑर्बिटल को एक एग्जांपल में ले लेते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल होते हैं f में, ठीक है ना। तो ये f ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5 6 7, और ये मान लेते हैं हम लोग कि 4f
10 है, 4f10, ठीक है ना, ये भी 4f10 है। एक में करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे और एक में रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन लिखकर सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 4f10 लिख रहे हैं, कुछ इस तरह से, ध्यान देना तुम लोग भी। 10 इलेक्ट्रॉन है अपने पास, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिए, 2 डाल दिए, 3 डाल दिए, 4 डाल दिए, 5 डाल दिए, 6 डाल दिए, 7 डाल दिए, 8 डाल दिए, 9 डाल दिए और 10 इलेक्ट्रॉन भी डाल दिए, सबको पेयर कर दिए। और एक ऐसा भी हम लोग भर सकते थे कि पहले 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हर एक सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले हम लोग भर लिए, और अपने पास कितना बचा, 7 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख भी रहा है। तो 10 में 3 इलेक्ट्रॉन और अभी बचा हुआ है, तो 3 इलेक्ट्रॉन मान लो जोड़ा लगा दिए, एक यहाँ जोड़ा लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए। बोला ना, जोड़ा आप लोग कहीं भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि देखने में सुंदर लगे तो अक्सर आप लोग देखोगे कि शुरू से हम लोग पेयरिंग करते हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सही है बच्चों और कौन सा गलत है, तो ये सेकंड वाला कॉन्फ़िगरेशन सही है और ये फर्स्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन बच्चों बिल्कुल गलत है। क्यों? पहला वाला कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने क्या किया कि ऑर्बिटल को खाली रखते हुए हम लोगों ने पेयरिंग कर लिया, लेकिन हुंसुल का क्या कहना है कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक कि हर एक एनर्जी के हर एक ऑर्बिटल में, सेम एनर्जी के हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ गया हो। एक पी ऑर्बिटल वाला हम लोग फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये अपने पास है p4 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, p4। आप लोग बताओ इस बार कि 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस तरह से भरेंगे। तो 1 2 3 4, एक ये कॉन्फ़िगरेशन है अपने पास, और एक है 1 2 3, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर लिए और तब जोड़ा लगाएं। तो जल्दी से बता दो बच्चों कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हुंसुल का कहना होता है कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। यानी कि इसी को अगर हम लोग डेफिनेशन के मोड में लिखें तो इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट ऑकर टिल ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ दैट एनर्जी लेवल इज सिंगली फिल्ड। उसी बात को हम लोग यहां पर लिख रहे हैं कि इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट ऑकर, कब तक, तो टिल ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ दैट एनर्जी लेवल इज सिंगली फिल्ड। सिंगली फिल्ड का मतलब क्या हुआ बच्चों कि उस एनर्जी लेवल का हर एक ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे और तब जाकर हम लोग जोड़ा लगाएंगे। इसी को थोड़ा सा माहौल को हल्का बनाने के लिए वो जो हॉस्टल वाली बात मैंने आप लोगों को बताई थी ना, तो तीनों रूल को इस हॉस्टल वाले बात से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना बच्चों। मान लेते हैं हॉस्टल में बहुत सारा कमरा है, जैसा कि आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकेंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है ना। ये बहुत ही बड़ा हॉस्टल है और यहाँ पर आप लोग गए और वार्डन जो है एक नियम जो है वो फॉलो करता है। तो सबसे पहले वो फॉलो करता है अबाउज रूल। अबाउज रूल का ये कहना होता है कि यहाँ पर पहले तो देख लो कि इस हॉस्टल में बहुत सारे कमरे हैं। ग्राउंड फ्लोर में मान लो 2 कमरे हैं, फर्स्ट फ्लोर में मान लेते हैं कितने कमरे हैं, 3, यहाँ पर दिख भी रहा है, उसी को हम लोग यहाँ पर बांट रहे हैं। मान लो नेक्स्ट फ्लोर में 2 कमरा है, उसके बाद जो थर्ड फ्लोर है वहां पर 3 कमरे हैं, यहाँ पर 2 कमरे हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं जो टॉप फ्लोर है वहां पर 4 कमरे हैं, ठीक है। नियम है अबाउज रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर जो वार्डन है वो क्या नियम लगाता है कि सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर को पूरी तरह से भर लेता है। तो ग्राउंड फ्लोर पूरा भर जाएगा तब जाके वो उसके ऊपर वाले में जाएगा, ये पूरा भर जाएगा तब उसके ऊपर, ये भर जाएगा तो उसके ऊपर, ये भर जाएगा तो उसके ऊपर, और ये भर जाएगा तो जाके सबसे ऊपर वाले लेवल में जाकर स्टूडेंट को सीट अलॉट करेगा कौन, वार्डन। तो इस रूल को ही हम लोग क्या नाम दे दिए, अबाउज रूल, ठीक है ना बच्चों। बोर नहीं होना, 2 मिनट लगेगा। दूसरा रूल जो होता है दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों को अलॉट करना है। एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चों को अलॉट करना है, 2 बच्चों को। और दोनों बच्चा अगर एक कमरे में रहेगा, एक कमरे में तीन बच्चा नहीं हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना बच्चा, 2 बच्चा। और जो 2 बच्चा रहेगा वो दोनों जो सोएगा वो अपोजिट साइड मुंह करके सोएगा। जैसे कि ये एक कमरा है और इस कमरे में 2 बच्चों को सीट अलॉट करा, तो एक बच्चा इधर सिर करके सोएगा तो दूसरा बच्चा इधर सिर करके सोएगा। ये कौन सा रूल है, ये है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है ना बच्चों। अब जो तीसरा रूल है वो ये है कि एक लेवल में, यानी कि एक एनर्जी के
ऑर्बिटल की बात जो वहां पर होती थी, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं एक लेवल में, यानी कि या तो फर्स्ट फ्लोर या तो सेकंड फ्लोर या तो थर्ड फ्लोर, अगर वहां पर बहुत सारा कमरा है तो पहले सारे कमरे में एक एक बच्चों को डालेंगे और तब जाके अगर सारा कमरा भर जाएगा उस लेवल का तो जाकर हम लोग पेयरिंग करेंगे, ठीक है ना। इसे कौन सा रूल बोल देते हैं? होन्स रूल। तो मान लेते हैं इस हॉस्टल में कुल मिलाकर अपने पास 15 बच्चे हैं, ठीक है ना। हम लोग 15 बच्चों को सीट अलॉट कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा लेवल हम लोग फुल करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग भरेंगे ग्राउंड लेवल, ठीक है ना। तो उसमें भी क्या मैंने बताया, ग्राउंड लेवल भी जब हम लोग भरेंगे तो पहले एक एक सीट हम लोग भरेंगे, ठीक है। तो पहले कमरे में एक बच्चे को सीट अलॉट करा और दूसरे कमरे में भी एक बच्चे को सीट अलॉट करा, ठीक है। अब जो तीसरा बच्चा लाएंगे तब जाके जोड़ा लगाएंगे, तो कुल मिलाकर 4 बच्चा था और 4 बच्चा ग्राउंड लेवल में भर गया। अब हम लोग ऊपर जाएंगे, अब ऊपर जाएंगे तो 5वें बच्चों को डालेंगे, तो पहले हर एक कमरे में एक एक बच्चों को डालेंगे, फिर जाके जरूरत पड़ेगा तो जोड़ा लगाएंगे। तो जोड़ा लगाएं तो लेकिन जोड़ा जो लगाएंगे तो सेम स्पिन में कि अपोजिट स्पिन में? अपोजिट स्पिन में। ये कौन सा रूल? ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो देखो, तो 10 बच्चों का अलॉटमेंट तो हो गया। अब 11वां बच्चा अब जाएगा सेकंड फ्लोर में, नीचे का पूरा भर जाएगा तब ऊपर जाएगा। अब इसमें एक और डालेंगे तो वो दूसरे कमरे में। क्यों? क्योंकि सेम लेवल के कमरे में जोड़ा तब तक नहीं लगाते हैं जब तक हर एक कमरे में एक एक बच्चे का आना जाना ना हो गया हो। अब देखो तो कितने बच्चे हो गए? 10 2 12 हो गया। अब 13 बच्चा और 14 बच्चा भर गया। अब 15वां बच्चा, कुल मिलाकर 15 बच्चों को सीट अलॉट करना था। अब इसके ऊपर में जाएंगे और इन तीनों में से किसी भी कमरे में डाल सकते हैं। इस बात को भी याद रखना, इस तीनों में से किसी भी कमरे में उस 15वें बच्चे को हम लोग डाल सकते हैं। बस यही यहाँ पर बच्चों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अलग अलग कमरों में, तो इसे ही हम लोग बच्चा का कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। तो इसी तरह कोई भी एटम में बहुत सारा ऑर्बिटल होता है, तो उन सारे ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं तो उसे ही हम लोग बच्चों क्या नाम दे देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें सबसे जरूरी होता है ये वाला हिस्सा, जो कि आप लोगों को यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा, और इसे याद करना जरूरी है क्योंकि बार बार जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो बार बार पीछे पलट कर देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो चलो अब हम लोग शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या था, तो उसका डेफिनेशन तो आप लोगों ने शुरू में ही देख रखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एनी एटम, कि कोई भी एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग सबसे बड़े का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं जिसका कि एटॉमिक नंबर है 89। मान लो इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 89, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को लिखना है ध्यान से। तो क्या चीज का जरूरत बार बार पड़ेगा बच्चों? तो जरूरत पड़ेगा इस वाले का। तो इस वाले को हमको तो याद है, तुम लोग भी याद कर लो। 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p। अभी 1 मिनट ले रहे हैं, 1 मिनट का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, अगर याद हो जाएगा तो ये बहुत ही बेनिफिशियरी मिनट होने वाला है। तो 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, फिर 3s 3p, उसके बाद 3p के बाद सीधा 4s, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, तब 4p, तब 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, ठीक है ना। 4s के बाद 3d, ये वाला चीज हम ज्यादा अच्छे से याद रखें। 4s के बाद कौन सा होता है? 3d, और उसके बाद 5s के बाद होता है बच्चों कौन सा? 4d। 4d के बाद जैसे हम लोग 6s जाते हैं, 6s के बाद आ जाता है कौन सा? 4f। कैसे भी याद रख सकते हो, अपना लॉजिक है, आप लोगों को जो तरीका उचित लगे उस तरीके से याद रखना। और एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि s ऑर्बिटल जो होता है, यहाँ पर ध्यान से देखो, s ऑर्बिटल जो होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, तो एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बताओ कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों? 2, ठीक है ना। p ऑर्बिटल की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों? 1 2 3। 3 में अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के कैपेसिटी की बात करें तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी कि p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बच्चों? 6। d ऑर्बिटल की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो d ऑर्बिटल में कुल मिलाकर कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों? तो d ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और इसके मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करें तो 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेगा तो यहां पर d10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, है ना। और इसी तरह f ऑर्बिटल की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो f ऑर्बिटल में कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो f ऑर्बिटल में ऑर्बिटल होते हैं 7, तो 7 के मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करें, क्योंकि होता क्या है ना कि हर एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है कहां पर? f ऑर्बिटल में, ठीक है ना बच्चों।
बच्चों, तो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10 और f में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन होता है 14। और इन चीजों का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देख रखा है कि क्यों ऐसा होता है, वो क्वांटम नंबर पर आधारित होता है। ठीक है ना बच्चों, तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो देखकर आप लोग पीछे के लेक्चर से सीख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आते हैं 89 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को लिखना है। तो 89 करने का क्या मतलब हुआ बच्चों, इसमें कुल मिलाकर 89 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर 89 करने का मतलब इसमें कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन है 89। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1s ऑर्बिटल, यानी कि इसमें सबसे पहले 1s ऑर्बिटल भरेगा, क्योंकि 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम, और अबाउट रूल क्या बोलता है, सबसे पहले कम एनर्जी के ऑर्बिटल को हम लोग भरेंगे। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, जो कि यहां पर आप लोगों को दिख रहा है। 1s के बाद क्या होगा 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों 2। उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते थे 6, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। उसके बाद कौन सा है बच्चों 3s में 2, इसी तरह 3p में 2, 3p के बाद क्या हो जाएगा 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों 2। 4s के बाद कौन सा होता था, यहां पर चेंजेस आता था 3d, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो याद रखना है 10। 3d के बाद कौन सा हो जाएगा बच्चों, अब हो जाएगा 4p। 4p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 4p में हो जाएगा 6। 4p के बाद कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा, तो 4p के बाद इस्तेमाल होगा 5s, और 5s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों 2। 5s के बाद कौन सा ऑर्बिटल होगा, नीचे लिख देते हैं हम। तो 5s के बाद जो है ऑर्बिटल जो यूज होगा दैट इज 4d, और 4d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों 10। 4d के बाद कौन सा ऑर्बिटल होगा बच्चों, याद है 5p। 5p में कितना ऑर्बिटल 6। ये जो ऑर्बिटल का ऑर्डर लिख रहे हैं इसे तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। 5p के बाद कौन सा होगा बच्चों, तो वहां हो जाएगा 6s। 6s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों 2। 6s के बाद जो एनर्जी का ऑर्डर होता था 4f, और f ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों 14। 4f के बाद कौन सा हो जाएगा, तो 4f के बाद हो जाएगा 5d, और 5d में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 10। 5d के बाद कौन सा हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 6p, और 6p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 6। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं कि 89 इलेक्ट्रॉन आया या हम लोगों को और भी आगे जाना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 38 और 10 48, और 6 54, 55, 56, 56 और 14 70, और 10 80 और 6 86 हो गया। अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों 86। 86 के बाद है यहाँ पर कितना 89, तो 3 इलेक्ट्रॉन अभी भी अपने पास बचा हुआ है। तो 6p के बाद का जो इससे ज्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल होता है दैट इज 7s। 6p के बाद कौन सा ऑर्बिटल होता है बच्चों 7s में 2 इलेक्ट्रॉन, और अब 7s के बाद कौन सा ऑर्बिटल होता है दैट इज 5f, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग जोड़ लोगे कि ये 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 2 14 10 6 2 1, तो 9 10 की याद आ रही होगी। तो इन सबों को जैसे जोड़ोगे तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा बच्चों 89, और इसे ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आप लोगों ने देखा ना, ये कंडेंस्ड फॉर्म नहीं, इसको एक्सपेंडेटरी फॉर्म बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। और अगले लेक्चर में हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना लंबा चौड़ा हो जाता है, ये लिखना कभी कभी कष्टप्रद भी होता है। ठीक है ना, तो कष्टप्रद होने के वजह से सहूलियत के लिए हम लोग शॉर्टकट में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल पर स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को डिपेंड करता है, फुल फील्ड हाफ फील्ड वाला ऑर्बिटल। तो इन चीजों के बारे में भी बच्चों अभी हम लोगों को पढ़ना है। फिर हम लोग ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक बिहेवियर, यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे निर्धारित करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, इन चीजों के बारे में भी बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है। आगे के लेक्चर्स में हम लोग उन छोटे छोटे चीजों को भी देखेंगे। अभी बस अपना फुल कंसंट्रेशन दे रहे हैं किन चीजों पर, तो कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर। ठीक है ना, ये बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिख रहे हैं, जस्ट इसके बाद छोटा वाला लिखेंगे। बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहे हैं कि जितना भी ऑर्बिटल यहां पर मैंने आप लोगों को दिखाया था, इन सारे ऑर्बिटल्स को याद कर लेना जरूरी होता है। ये याद हो जाएगा तभी तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, क्योंकि सबसे पहले कम एनर्जी का ऑर्बिटल, फिर उससे ज्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल, ये सब आप लोग तब लिख सकते हो जब इन चीजों को आप लोग याद करोगे। इसलिए अब जो है सीधे हम लोग 100
117 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं, यानी कि वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कितना 117, और एटॉमिक नंबर 117 का क्या मतलब हुआ बच्चों कि इसमें कुल मिलाकर 117 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल भरेंगे आप बाउस रूल के अनुसार, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, जो ऊपर का वही तो छप रहा है, 89 तक तो कॉमन ही होगा ना। तो 3s2 के बाद क्या हो जाएगा बच्चों 3p6, 4s2। मेरे साथ साथ आप लोग इस ऑर्बिटल के ऑर्डर को याद करने की कोशिश करो, ठीक है। 4s2 के बाद क्या होगा बच्चों 3d10, उसके बाद 4p6, उसके बाद 5s2 के बाद क्या हो जाएगा बच्चों 4d10 के बाद क्या हो जाएगा 5p6, 6s2, और इवन हम भी ऊपर का देख देख के लिख रहे हैं, ठीक है। 4f14, 5d10, 6p6, उसके बाद 7s2, यहां तक तो ठीक था और आप लोगों को याद होगा, यहां तक 88 इलेक्ट्रॉन आ गया था। उसके बाद 5f में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है बच्चों ज्यादा से ज्यादा 14, तो 88 और 14 कितना हो गया 102 है, कितने अपने पास 117, तो 117 है, तो अभी बताओ तो और कितना इलेक्ट्रॉन बचा, अभी 15 इलेक्ट्रॉन और। तो यहाँ 5f के बाद आता है 6d में कुल मिलाकर 10, तो 10 ये हो गया 112, आप लोग जोड़ोगे ना कुल मिलाकर 112 आ जाएगा। और 6d10 के बाद जो है बच्चों वो हो जाएगा क्या, तो 7p, और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए, तो देखो तो पूरा हो गया। आप लोग गिनती भी कर सकते हो, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30, 6 36 37 38, 10 48, 6 54 55 56 और 14 हो गया कितना 70, 10 80, 6 86, 2 88, 88 14 102, 112 और 105, 117 हो गया है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो 117, तो 117 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और भी किसी का आप लोग चाहो तो आसानी से लिख सकते हो, अब छोटा छोटा लिखते हैं, जैसे x1 मतलब क्या हुआ, ये है हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s1। इसी तरह मान लेते हैं x5, तो x5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2, 2s2, तो 4 हो गया, और 2s के बाद कौन होगा 2p1, सही है ना बच्चों। ये ऑर्डर, वो ऑर्बिटल का ऑर्डर याद रखना बच्चों। x35 का क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गया। उसके बाद 3s2, 3p6 कितना हो गया 18, उसके बाद 4s2 कितना हो गया बच्चों 18, 2 20, उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है d, उसमें 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, तो हो गया 30, 3d के बाद क्या हो जाएगा 4p5, तो बताओ तो ये ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, एटॉमिक नंबर 35 का। तो इन चीजों को और भी क्लियर तब बना पाओगे आप लोग जब खुद से भी प्रैक्टिस करोगे। तो आप लोगों का आज का होमवर्क यही है कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 35 तक, सॉरी एटॉमिक नंबर 118 तक आप लोगों को एक पेज में लिखना है। आप लोगों को क्या करना है, एक फेयर पेज इस तरह से बनाओगे, और इस फेयर पेज में आप लोग क्या करोगे x1, यहाँ पे एलिमेंट का सिंबल इसलिए नहीं देते हैं कि, या आप लोग चाहो तो दे भी सकते हैं, x1 मतलब h1, 2 मतलब क्या he, 3 मतलब li, इस तरह से आप लोग सिंबल भी दे सकते हो। इसी तरह x2, x3 एक एक लाइन छोड़ कर लिखना, कि ज्यादा खाली खाली दिखेगा ना तो वो अच्छा रहेगा। और इसको अलग पेज में बनाना, अलग कॉपी में नहीं, अलग पेज में, कॉपी का पेज नहीं होना चाहिए, मतलब अलग से एक प्लेन पेज ले लेना और वहां पर एकदम ढंग से कलर्ड पेन के साथ इसको बनाना। और जैसे आप लोग 1 से लेकर 117 तक लिखोगे तो देखना एक ही चीज रिपीट होगा। जैसे 116 वाला जो होगा जस्ट 115 में एक जोड़े हो, तो ऑब्वियस सी बात है 115 के बाद 116 लिखोगे तो इजिली ऊपर का देख देख के याद भी होते चले जाएगा। फिर 118 तक जाना है, कहां तक जाना है बच्चों 118 तक। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आप लोगों को पूरा का पूरा ऑर्बिटल का एनर्जी का ऑर्डर याद हो जाएगा। जब इसके वजह से आप लोग क्या कर पाओगे कि आराम से कभी भी पूछेगा बताओ तो 89 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने, बताओ तो 99 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने, आराम से आप लोग और फ्रीक्वेंट हैंड के साथ लिख पाओगे, ठीक है ना। तो ये कलर्ड पेन के साथ अच्छे से पेज में आप लोग लिखना, जब भी कोचिंग खुलेगा तो वहां पर मैं चेक जरूर करूंगा इन चीजों को, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों आज के डेट में हम लोगों ने इतने ही चीजों को जाना, और इन चीजों को जानने के बाद आपको होमवर्क भी मैंने दे रखा है, और इससे संबंधित और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातों को हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे। यहाँ पर बस आप लोगों को एक बात मैं बताना चाह रहा हूं कि जब आप लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे
यहाँ पर जितना भी एलिमेंट x1 x2 x3 से लेकर 118 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने 5-6 एलिमेंट का लिखा है ना, तो करना क्या, उन सबों में जो सबसे लास्ट होगा, यानी कि जैसे कि मान लो ये 89 वाले को ध्यान से देखो आप लोग, 89 वाले को ध्यान से अगर आप लोग देख रहे हो तो सबसे लास्ट कौन है, 5f। तो 5f सबसे लास्ट वाले को क्या करना ना, पूरा ऑर्बिटल इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल दिखा देना अंतिम वाले का, और अंतिम वाले में जो ये एक इलेक्ट्रॉन है उस एक इलेक्ट्रॉन को दिखा देना, बाकी सबको नहीं दिखाना है। दरअसल होता क्या है ना, बाकी सब जो 1s2 है ये पूरा भरा हुआ है, 2s2 भरा हुआ है, यानी कि इस 5f के पहले जितना भी ऑर्बिटल आप लोगों का होगा अंतिम ऑर्बिटल को छोड़ के, वो पूरा का पूरा भरा हुआ होगा, तो इसलिए भरे हुए ऑर्बिटल को दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे 117 है तो 117 में अंतिम ऑर्बिटल कौन है बताओ, 7p5। तो आपको करना क्या है कि लास्ट में 7p का इस तरह p ऑर्बिटल 3 होता है ना, तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 5 इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना है, सिर्फ अंतिम वाले ऑर्बिटल का। यहाँ 1s1 है तो s ऑर्बिटल में एक को हम लोग भर दिए, यहाँ 5 है तो ये अंतिम ऑर्बिटल क्या है 2p1, तो p ऑर्बिटल इस तरह से बना देना और उसमें एक ऑर्बिटल आप लोग दिखा देना। उसी तरह से यहाँ पर 4p5 है तो क्या करना है, अंतिम ऑर्बिटल को इस तरह से बना देना है और उसमें 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखा देना। तो 1 से लेकर 118 तक जितना भी एलिमेंट होगा उसमें अंतिम ऑर्बिटल का इस तरह से ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोगों को बनाना है। ठीक है ना बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, बस 2 मिनट और भी दे दो, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड, लाइक कर दो बटन को, लाइक बटन लगा देने से कुछ नुकसान नहीं होना है, और अपने दोस्तों को भी चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, है ना बच्चों। रहने दो, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही जानते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग और भी चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, बाय बाय।